एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं मेरी सीरीज़ जर्मनी की कहानियाँ, जिसमें मैं जर्मनी रिलेटेड अपनी स्टोरीज़ बताती हूँ। वैसे ही मैंने आज सोचा कि जैसे मुझे 3 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं जर्मनी में रहते हुए, तो क्या क्या ऐसे कल्चरल शॉक्स थे जो मुझे लगे, और मे बी ये आपके लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जान के कि ऐसी क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है जो इंडिया के कंपैरिजन यहाँ पे है। सो इसके लिए ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। पहला जो पॉइंट मुझे कल्चरल शॉक कह सकती हूँ मैं, वो ये लगता है कि जर्मनी जैसे इतने डेवलप्ड कंट्री में जो डिजिटलाइजेशन है वो बहुत ही स्लो है। मतलब यहाँ पे हर चीज़ अभी भी मैनुअली चल रही है, पेपर के थ्रू चल रही है, पोस्ट आ रहा है, आपको कुछ रजिस्टर भी करना हो, कहीं जाना भी हो तो जाना पड़ता है, ऑनलाइन नहीं कर सकते। और इस चीज़ में मुझे थोड़ा सा भी लगता है कि ये इतना स्लो क्यों है, ये चीज़ फास्ट हो सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत छोटी सी चीज़ है कि मेरी सैलरी स्लिप बाय पोस्ट आती है। कुछ कुछ कंपनीज़ में ये है ऑनलाइन डिजिटल हो गया है, बट कुछ कुछ कंपनीज़ अभी भी नहीं हुई हैं, अडेप्ट कर रही हैं या फिर मतलब वो इन प्रोसेस है वो चीज़। और सेकंड एग्जांपल मैं दे सकती हूँ ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग। तो ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग, जैसे मैं रेवे जाती हूँ तो रेवे में क्या है कि मिनिमम 50 यूरो का एक तो पहले मुझे ख़रीदना पड़ेगा, फिर मुझे 5 यूरो डिलीवरी कॉस्ट देना पड़ेगा, उसका शिपिंग कॉस्ट, ताकि वो बंदा आए और मेरे घर वो डिलीवर करके जाए सारी ग्रोसरीज़, विच इज़ मतलब 50 यूरो का सामान मैं अगर ख़रीद रही हूँ तो 5 एक्स्ट्रा क्यों दूँ मैं। सो सेकेंड पॉइंट मेरी लिस्ट में ये है कि मैं अब जैसे इंडिया से आई हूँ तो स्विमिंग पूल में जर्मनी में अप्रैल 2022 में विमेन को टॉपलेस स्विमिंग अलाउड कर दी गई है। और शायद गोटिंगन पहली सिटी है जर्मनी की जिसने अलाउ किया है ये मई से। तो थोड़ा सा वियर्ड लगता है, थोड़ा सा शॉकिंग भी होता है ये जान के कि दुनिया कितनी चेंज हो रही है। सो थर्ड पॉइंट मेरे लिस्ट में ये है कि जर्मनी में इट्स वेरी कॉमन कि बिना शादी के लोग रहते हैं और अपना वो पार्टनर डिक्लेयर कर देते हैं गवर्नमेंट को, तो उन्हें एज अ कपल ही ट्रीट किया जाता है। उनका जो टैक्स क्लास होता है वो भी एज अ कपल ट्रीट किया जाता है। जैसे अगर जो ज़्यादा अर्निंग है उसको 3 और जो थोड़ा कम कमा रहा है उसको 5, या फिर दोनों सेम कमाते हैं तो क्लास 4। वैसे ही यहाँ पे लोग बच्चे भी कर लेते हैं बिना शादी के। सो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जैसे 10 साल 12 साल के हो गए और तब जाके उनके पेरेंट्स वेडिंग सेरेमनी कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग था जान के, क्योंकि ऐसा मैंने कुछ इंडिया में एक्सपीरियंस नहीं किया था। नेक्स्ट चीज़ जो इंडिया से डिफरेंट है वो ये है कि यहाँ पे जर्मनी में LGBT कपल्स बहुत ही कॉमन है। सो ऐसा अगर आप इंडिया से कंपेयर करें और कभी अपने घर में ऐसा डिस्कशन आप करके देखिए तो कितना डिफ़िकल्ट लगता है घर वालों को समझाना या कन्विंस करना अबाउट सेम सेक्स मैरिज। बट यहाँ पे लोग चिल हो गए हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप तो धीरे धीरे रेगुलेशंस और इम्प्रूव हो रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा हाउसिंग का भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर सेम सेक्स कपल है तो उनको हाउसिंग नहीं मिलेगी, या फिर किसी अपार्टमेंट में उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, या फिर जो उनकी फैमिली है, जो उनके बच्चे हैं, उनको स्कूल में नहीं एडमिशन मिलेगा। तो ऐसे यहाँ भेदभाव से नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं ये बता सकती हूँ, वैसे ये इंडिया में भी अब धीरे धीरे कॉमन हो रहा है, बट बच्चे जो हैं वो मूव आउट कर जाते हैं अपने पेरेंट्स के घर से। लेकिन जब पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं, काफ़ी बूढ़े, लाइक इफ़ दे आर इन 80s 70s, तब भी वो अकेले रहते हैं, इंडिपेंडेंटली रहते हैं, अपनी शॉपिंग करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। और जो उनके बच्चे हैं अगर वो दूसरे सिटी में है तो उसकी तो मैं बात नहीं कर रही, बट ऐसा भी है कि वो बच्चे सेम सिटी में रह रहे हैं, थोड़ी दूर पे रह रहे हैं, बट वो तब भी अपने पेरेंट्स से रोज़ नहीं मिलते हैं, वो रोज़ उनसे मिलने नहीं आते हैं, उनकी हेल्प करने रोज़ नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट कल्चर बहुत ज़्यादा है। छोटे से आप बच्चों में ही देखेंगे कि वो अकेले स्कूल जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, ट्रेन से, बस से। वैसे ही जब वो पेरेंट्स, ऐसे मुझे उनके लिए बुरा नहीं लग रहा है, बट हाँ ये चीज़ डिफरेंट है अभी इंडिया से, इसलिए मैं इसको इंक्लूड कर रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं इंक्लूड करूँगी वो ये है कि यहाँ पे DIY कल्चर बहुत ही ज़्यादा है, और लोग खुद से गार्डनिंग तो करते हैं, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं कि गार्डनिंग कर रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह प्लांट कर रहे हैं, बट अपने फर्नीचर भी लोग खुद बना रहे हैं। मतलब स्क्रैच से आप वुड ओबी वगैरह स्टोर से लेकर कटवा के लेके आते हैं और वो घर में फिर उसको कसते हैं। एक रेडीमेड फर्नीचर खरीदना और उसको सिर्फ स्क्रू टाइट करना वो एक अलग चीज़ है, वो तो हम लोग भी करना अब स्टार्ट कर दिए हैं जब यहाँ पे कुछ खरीदते हैं फर्नीचर वगैरह। बट यहाँ पे लोग, डिफरेंस मैं ये बता रही थी कि यहाँ पे लोग स्क्रैच से फर्नीचर भी बनाते हैं, और घर का कुछ पार्ट हो, मरम्मत करना हो, पेंट करना हो, प्लास्टर करना हो, सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे। और मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने घर में इंडिया में पापा को देखा था
ट्यूबलाइट चेंज करते हुए, बल्ब चेंज करते हुए, तो ये बेसिक चीज़ें हमने अडेप्ट कर ली। बट यहाँ पे जब वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं वो पूरा फर्नीचर वाला काम करते हुए, मैकेनिक वाला काम करते हुए, तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं सारी चीज़ें। और बच्चों से ही रिलेटेड मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि जब मैं यहाँ पे स्कूल गोइंग बच्चों को देखती हूँ, एक तो उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी होती, तो मतलब यहाँ पे स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं है, और वो छोटे बच्चे बिल्कुल अकेले जा रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं स्कूल के लिए और स्कूल से वापस। तो जब बहुत छोटा होता है बच्चा तो आपको ड्रॉप करना होता है और पिकअप करने जाना होता है, बट यहाँ पे कोई बस वस की सुविधा नहीं है। और ऐसी जैसे मेरे स्कूल में एक येलो कलर की बस होती थी जो हमें लेने आती थी घर और फिर ड्रॉप करती थी। बट यहाँ पे इतनी कॉमन नहीं है बसेस। जैसे मैं यूएस की भी कोई मूवीज़ देखती हूँ तो कई बार स्कूल बसेस दिखाता है येलो कलर की, यहाँ पे इट्स नॉट कॉमन, आपको ऐसी बसेस नहीं मिलेंगी। कुछ कुछ स्कूल्स होंगे जहाँ पे ये फैसिलिटी है कि मिनी वैन हो गई, ये हो गई, बट बड़ी वाली बसेस नहीं दिखती। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे लिए कल्चरल शॉक था वो ये था, रोड क्रॉस करने के लिए आपके पास एक बटन की सुविधा है। मतलब आपको ऐसे प्रेस करना होता है और फिर वो लाइट हमारी चेंज हो जाती है फ्रॉम रेड टू ग्रीन, एंड देन आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। कई जगह प्रेस करना होता है, कई जगह ऑटोमेटेड होता है, तो बस उसको टच करना होता है। तो ये चीज़ भी एज एन इंडियन मेरे लिए न्यू थी। धीरे धीरे इंडिया में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें आप बताओगे कि क्या ये चीज़ इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गई है या नहीं। तो जब भी आप ऑनलाइन डिलीवरी करते हो किसी भी सामान की जो कि फ्रोज़न है, तो कुछ कुछ स्टोर्स यहाँ पे हैं जो सिर्फ फ्रोज़न फूड्स डिलीवर करते हैं, इंक्लूडिंग आइसक्रीम्स। तो जो उनकी डिलीवरी वैन होती है वो अंदर से बिल्कुल रेफ्रिजरेटेड होती है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपने फॉर एग्जांपल नगेट्स ऑर्डर किए हैं तो वो नगेट्स आपके घर आते आते वो बिल्कुल ऐसे गीले हो गए हैं, उसने अपना आइस वाला फॉर्म छोड़ दिया, वो पानी छोड़ दिया उसने, बिल्कुल ही फ्रोज़न रहते हैं जब तक कि आपके डोर पे डिलीवरी नहीं हो जाती। तो ये मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या ये चीज़ इंडिया में होने लगी है अब या अभी नहीं हुई है। नेक्स्ट पॉइंट के लिए मैंने ये अपना ग्रॉसरी शॉपिंग बैग में इसलिए लेकर आई हूँ कि कई बार आप देखोगे रेलवे स्टेशन में या फिर किसी सिटी सेंटर में, मार्केट वगैरह में, डस्टबिन्स जो बने रहते हैं जहाँ पे हम चीज़ें फेंकते हैं, वहाँ से बूढ़े लोग, इनफैक्ट 40 अबव 50 अबव लोग भी और 70-80 साल वाले बूढ़े भी कैंस और बियर बॉटल्स पिक कर रहे होते हैं और ऐसे ही अपने बैग में वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। रीज़न इसके पीछे दो है। एक, यहाँ की पेंशन जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप अच्छा अर्न नहीं कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के टर्म में तो आपको पेंशन भी उनको उस हिसाब से कम मिल रही है जिनको अभी मिल रही है। और अगर आपकी सैलरी अभी अच्छी है और आपने कुछ सेविंग्स प्लान ले रखे हैं अपने लिए, पेंशन प्लान ले रखे हैं, तो आपके लिए अज्यूम कर सकते हैं कि आगे पेंशन इनसे बेटर होगी। इस वजह से ये एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि कैंस पिक करने का उसके अंदर फांड होता है, तो हर एक कैन या फिर बियर बॉटल, तो कैन का प्राइस होता है 25 सेंट्स। तो कैन, सारे जितने भी कोक वगैरह के कैंस हो गए, उसको जब आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाके डंप करते हैं, मतलब उसकी मशीन में डालते हैं, तो आपको टोकन मिलता है। उस टोकन को आप इन कैश भी करा सकते हैं या फिर अपनी शॉपिंग में उसको दिखा के माइनस करा सकते हैं पूरा बैलेंस। नेक्स्ट चीज़ है कि ये तो मैंने भी यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे बहुत कॉमन है कि घर के बाहर स्पेयर मूल रख देते हैं लोग। मतलब कि जो टेक अवे गुड्स होते हैं, अगर आपको घर में कोई चीज़ नहीं चाहिए और थोड़ी ठीक ठाक हालत में, टेबल हो गया, चेयर हो गया, तो वो घर के बाहर जिस दिन कैलेंडर में होता है कि इसकी स्पेयर मूल की गाड़ी आने वाली है, सो वो अपने वहाँ पे सामान रख के सूनेमन लिख देते हैं, मतलब फॉर टेक अवे। तो अगर आपको उसमें से कोई चीज़, आर्म चेयर, बुक्स, यूटेंसिल, सोफ़ा, कुछ भी अगर आपको ऐसा फर्नीचर पसंद आ जाए तो आप उसको लेके जा सकते हैं अपने घर। ऐसी एक एप्लीकेशन भी है, ईबे क्लाइनेंजाइगन। वहाँ पे भी कई सारे ऐसे टेक अवे वाले फर्नीचर्स होते हैं, तो आप उस पर फ़िल्टर डाल के चेक कर सकते हैं कि अगर आपके आसपास कुछ ऐसा आइटम मिल रहा है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, अपने घर ला सकते हैं, तो आप क्यों नहीं ला सकते। और इसका बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे दिख गया है कि एक ये बास्केट है, और ये बास्केट स्टील की है, वाइट पेंटेड है, बिल्कुल सही हालत में है, और वो ऐसी पड़ी हुई है। मतलब कि इसको अगर मैं लेके जाना चाहूँ अपने घर तो मैं लेके जा सकती हूँ।
ये तो मुझे चलते चलते दिख गया ये एग्जाम्पल, तो इससे आप देख सकते हैं। और हाँ, जो बहुत ही अमीरों वाली स्ट्रीट होती है, बहुत ही अमीरों वाली सिटी होती है, वहाँ पे जो उनके ऐसे वाले कूड़े होते हैं वो भी बहुत अच्छी हालत में होते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं। तो उनको रिप्लेस करना होता है तो वो ऐसे बाहर निकाल के रख देते हैं, और अगर किसी को चाहिए तो वो पिक कर लेते हैं, नहीं तो जो गाड़ी आती है वो उठा के लेके चली जाती है। सो सिंस मैं स्पेयर मूल की बात कर रही थी, तो इसी के साथ मेरा नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड है रिसाइकलिंग इन जर्मनी। यहाँ पे इतने सारे टाइप के आपको रिसाइकल बैग्स बनाने होते हैं। इस पे मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना ली है, और ये मेरे लिए कल्चरल शॉक था, क्योंकि इंडिया में खाली गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अभी भी चल रहा है, खाली 2 बैग्स। बट यहाँ पे पेपर, प्लास्टिक, रेस्ट मूल, टॉयलेट का कूड़ा और खाने का कूड़ा और ये एक्स्ट्रा वाले कूड़े, स्पेयर मूल वाले। सो इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, रिसाइकलिंग वाली वीडियो में। और 1-2 वीडियोस मैंने अलग से रील्स बनाई है कि अगर आपको कपड़ा जैसे डंप करना होता है तो उसके लिए बॉक्स बने रहते हैं शूज़ और कपड़ों के लिए, या फिर आप H&M में जाके एक मिनी बैग देख सकते हैं, 15% डिस्काउंट ले सकते हैं। वैसे ही एक गिफ्ट बॉक्स का कॉन्सेप्ट है। सो कुछ नेबरहुड्स में एक गिफ्ट बॉक्स करके आप सर्च कीजिए, आपके पास लोकेशन आएगी। वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास अगर अच्छे हालत में कपड़े हैं, या घर में कोई भी ऐसा सामान है, कुकर हो गया, कुकर तो इतना कॉमन नहीं है बट बोल हो गया, या फिर डाइनिंग सेट हो गया, और शूज़ हो गया, तो वहाँ पे जाके आप उसको रख दीजिए। और वहाँ पे जाके बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लेके भी आ सकते हैं। तो 1-2 चीज़ तो मैं भी अपने घर के पास वाले गिफ्ट बॉक्स से लेकर आई हूँ। जैसे पेपर पिन्स होती हैं, तो बिल्कुल न्यू पेपर पिन्स किसी के पास एक्स्ट्रा पड़ी होगी तो वो उन्होंने रख दी थी, तो मेरे काम की थी, मैं उठा के ले आई। वैसे ही एक जो पंच करने वाला एक होता है, पेपर में जो होल करते हैं, वो वाला भी एक आइटम था, वो भी मेरे घर में नहीं था, तो मैं भी वहाँ से वो उठा के ले आई। अदरवाइज़ ये मैं मार्केट से लेती तो 4-5 यूरो का मिलता, बट वो बिल्कुल ही अच्छी कंडीशन में था, तो इसलिए किसी ने रख दिया था। बट हाँ, फटे हुए कपड़े ये सब आप नहीं रख सकते, ये अवॉइड कीजिएगा। अच्छी चीज़ है जो दूसरा बंदा रीयूज़ कर सकता है, जैसे गमले का ऊबर पॉट, जो ओवन पॉट होता है जिसमें गमला रखते हैं ताकि वो पानी एक्स्ट्रा रोक ले, वो सब भी आपको वहाँ पे दिख जाता है। तो अगर आपके पास ये एक्स्ट्रा है तो आप वहाँ पे गिफ्ट बॉक्स में जाके रख सकते हैं। सो नेक्स्ट चीज़ जो कि मेरे लिए शॉकिंग थी, और ये लास्ट पॉइंट है, वो ये था कि यहाँ पे लोग प्लेन पानी पीना उतना पसंद नहीं करते जितना कि स्पार्कलिंग वाटर पीना पसंद करते हैं। तो लोग बिल्कुल पूरी जो क्रेट होती है स्पार्कलिंग वाटर की वो लेके जाते हैं शॉपिंग सेंटर से, या फिर वो अपने घर में सोडा स्ट्रीम रखते हैं और वो प्रेफर करते हैं वो पानी पीने का। तो पानी के कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी और मैं रेवे गई, वहाँ पे मैंने वाटर देखा और मैंने ख़रीद लिया। ये स्टोरी मैंने शायद पहले भी शेयर की है। और वो पानी जैसे ही पिया वो स्पार्कलिंग वाटर था। तो एक सेकंड में मुझे लगा कि मैंने ये सोडा तो ख़रीदा नहीं है, ये पानी में ये क्यों आ रहा है। फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि क्लासिक एक स्पार्कलिंग वाटर है, मीडियम एक स्पार्कलिंग वाटर है, और जो स्टिल होता है वो नॉर्मल पानी होता है। तो अब मैं सिर्फ रेड कलर की जो बॉटल मिलती है रेवे में, खाली वही पानी लेती हूँ। और यहाँ पे टैप वाटर पीना बहुत ही कॉमन है, मतलब लोग नॉर्मली पीते हैं, ऐसा आपको कोई प्यूरीफायर नहीं लगाना होता। कई बार होता है कुछ सिटीज़ में वो थोड़ा मोटा पानी होता है, उसके अंदर कई सारे मिनरल्स होते हैं, तो थोड़ा आपको डिफरेंट लगता है। उसके लिए आप ब्रिटा ख़रीद सकते हैं, एक जग आता है ये फ़िल्टर वाला, मैं भी यूज़ करती हूँ उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप उसके अंदर अपना टैप वाटर डालिए और वो 5 मिनट में पूरा पानी बिल्कुल चेंज कर देता है और फ़िल्टर हो जाता है पानी। तो उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा, तो वो लगता है कि जैसे हम इंडिया में पानी पीते थे वैसा है। क्योंकि इंडिया में मेरे घर में आरओ लगा था, तो इसलिए मुझे आरओ वाला पानी पीने की आदत थी। बट यहाँ पे अब आरओ वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ब्रीटा यूज़ कर रही हूँ। ये फ़िल्टर हर 2-2 महीने में चेंज होता है और बढ़िया चल रहा है। सो ये थे मेरे सारे पॉइंट्स आज की जर्मनी की कहानियाँ में, और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।